हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज़ में साइंस में ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी, सार संग्रह, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र सभी की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सभी को सम्मिलित किया है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी बुक के ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं तो निश्चित ही आप 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार जो है जो भी लेक्चर अटेंड करते हैं नोट्स जरूर बनाइए और प्रत्येक दिन उसको रिवाइज करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग जो है जो हमारे लेवल का साइंस होगा उसी लेवल तक की तैयारी को करेंगे। हमें आईआईटी तक नहीं पहुंचना है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा गया सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। कहता है कि चार मूलभूत बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। यह सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सब जो चार मूलभूत बल होते हैं इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण है। अगर पूछ ले सबसे मजबूत, तो ये बल है नाभिकीय बल। ध्यान रखें, सबसे मजबूत नाभिकीय, सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम इस तरह समझें कि m1 एक कोई द्रव्यमान का वस्तु है और m2 द्रव्यमान को एक कोई वस्तु है। उसके बीच में दूरी जो है ये d कोई दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से समझे, द्रव्यमान का समानुपाती, ठीक है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। क्लियर है? तो जब इस रिलेशन को हम लोग आगे करते हैं तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनली टू m1 इंटू m2/d²। क्लियर है? इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान में रखें, द्रव्यमान का समानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, फिर देखिए F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2/d²। ये रिलेशन कभी आपसे पूछ लेगा, बोलेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम का सही संबंध दर्शाता है डैश। इसी तरह से आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2/d²। अब देखिए ये जो g है ये एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लें। कई दफा ये पूछा गया है कि इसका मान कितना होता है। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखें ही। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखें क्योंकि यहीं पर वो चेंज कर देता है। ठीक है ना, कुछ भी चेंज कर देगा, आपको लगेगा लगभग सब सेम ही है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाते समय जरूर ध्यान में रखें, बाद में आपको ये नहीं लगे गलती हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच उसके द्रव्यमान के कारण, किसके कारण? द्रव्यमान के कारण लगने वाला जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर है? और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है? तो उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है। हो सकता है आपको चार स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। आजकल ऐसा प्रश्न ज्यादातर पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी आपने मेंस देखा होगा बिहार दरोगा का, उसमें देखिए शिवाजी से कैसे पूछ लिया गया था। क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उस तरह का प्रश्न बनाना मुश्किल है। तो ध्यान रखिए, स्टेटमेंट में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे इसी प्रश्न को अगर पूछना चाहेगा तो आपको बीच में एक लाइन दे देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के मध्य के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता।
तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसको ऐसे याद रख लें, m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इसका मान जो भी हम लोगों ने देखा था उसको विशेष रूप से ध्यान रखें, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है और नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है? F जो है ये समानुपाती होता है द्रव्यमान के और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दूरी के वर्ग के। गुरुत्वाकर्षण का महत्व देखिए, इससे प्रश्न उठता है। कहता है कि सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण क्या है? तो इसके पीछे गुरुत्वाकर्षण ही है। ठीक है, ज्वार भाटा लहरों में जो उठाव आता है, जो कर्व्ड बनता है, इसके पीछे क्या है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसी वजह से हमारा टाइड ज्वार भाटा आता है, ध्यान रखिए। फिर आगे कहता है कि चंद्रमा एवं कृत्रिम उपग्रह का पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का कारण क्या है? तो इसके पीछे भी गुरुत्वाकर्षण ही है। इस एग्जाम्पल को आप जरूर ध्यान रखें। और नंबर 4 ये पूछा गया है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा है? तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखते हैं गुरुत्व क्या है। तो देखिए, गुरुत्व जो है ये पृथ्वी के द्वारा जो है लगाया गया बल है। जी का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम सभी को पता है। इसमें एक बात ध्यान रखें, ये जो स्मॉल जी है इसका मान बदलते रहता है, लेकिन जो कैपिटल जी हम लोगों ने देखा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये नहीं बदलता, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, गुरुत्व के मान में परिवर्तन होता है और यहां से प्रश्न आपका गारंटेड बनता है और कई दफा बन भी चुका है। देखिए, ये इस फिगर को आप समझे, ये रहा अपना पृथ्वी अगर मानते हैं तो देखिए यहाँ पर जी जो है, जी को तो बाद में देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आर है। अब आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसका जो लेंथ है ये आर जो है, ऐसे देखिए ये आर, अगर आप ध्रुव पर चले जाएं इन दोनों ध्रुवों पर तो आर की जो लंबाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, और अपना रिलेशन क्या कहता है? जी समानुपाती 1/r, है ना। अब देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब आप ध्रुव की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आर के मान में कमी आएगी और इस रिलेशन से आप कह सकते हैं कि आर यदि कम होगा तो जी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप रिलेशन में? आर यदि कम होगा तो जी ज्यादा होगा। इसी वजह से जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिए, सवाल आपसे पूछ लेगा जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ? तो भूमध्य रेखा, विषुवत 0 डिग्री। इस रिलेशन को जरूर ध्यान में रखें, जी प्रोपोर्शनली टू 1/r। अब देखिए r का मान ज्यादा, ठीक है, r का मान ज्यादा तो जी जो है कम होगा, r का मान कम, जी ज्यादा। आगे देखते हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं क्या कह रहा है। चूंकि जी जो है, इसके जी और r के बीच में ये संबंध है, तो अगर हम कह सकते हैं कि जब r ज्यादा होगा तो जी कम होगा। क्लियर है यहाँ से? और जब r कम होगा तो जी ज्यादा होगा। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। ध्रुवों की तरफ जो r है इसका मान कम होता है, इसलिए वहां पर जी ज्यादा होता है। एक ध्यान रखें, वेट वजन W = mg। W = mg। m क्या है? मास है। देखिए अब क्या कहता है, इस रिलेशन से आप ये कह सकते हैं ना कि जी कम तो W, अर्थात वजन जो है ये ज्यादा, माफ करें, जी कम तो वजन कम, जी ज्यादा तो वजन ज्यादा। कैसे? देखिए W = mg। अब देखिए, मान लेते हैं m कोई एक kg का एक द्रव्यमान है। अब g कम मानते हैं, जैसे g को मानते हैं 1, तो W अपना हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, अब देखिए इस बार g को 2 मानते हैं, तो g को बढ़ा रहे हैं तो देखिए W भी अपना 2 हो गया। g को 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इससे आप ये समझिए रिलेशन से कि g कम तो W कम, वजन कम,
और जी ज्यादा तो वजन भी ज्यादा। क्लियर है? एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखें, ये जो m है, मास जो द्रव्यमान है, ये हर जगह समान रहता है। कई दफा इससे एक प्रश्न पूछा गया है, अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है चाहे आप कहीं भी चले जाएं। सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछता है कि ये हो जाए तो इसके मान, द्रव्यमान के मान में क्या परिवर्तन होगा। आप वहां चले जाएं, चंद्रमा पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो द्रव्यमान, तो ये आप ध्यान रखें, द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे देखिए, इस पर भी बात करेंगे। कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर वजन कम हो जाता है। जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो वजन कम जाता है। क्यों? तो देखिए, ये जो जी का मान होता है चंद्रमा पर, वो पृथ्वी के जी से 1/6 होता है। लेकिन आप चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो आपका m जो है ये अपरिवर्तित रहता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। जैसे कि समझ लेते हैं कि अगर आप यहाँ 60 के हैं तो मून पर इसका 1/6 कर दीजिए, आप 10 के हो जाएंगे वजन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। कितना होता है रिलेशन, कई दफा पूछा गया, 1/6 होता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। अब देखिए, एक सवाल बनता है कि पृथ्वी के मध्य गुरुत्व का मान 0 होता है। गुरुत्व का मान 0 कहाँ होता है? तो जवाब देना है पृथ्वी के मध्य, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? देखिए, इस रिलेशन को ध्यान में रखिए, फिर इस रिलेशन को ध्यान में रखिए, है ना। ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं लिफ्ट वाला क्वेश्चन, तो आपको पता है कई दफा पूछा गया है। देख लेते हैं लिफ्ट। ये देखिए, लिफ्ट एक ऊपर जा रही है, एरो देख रहे हैं, एक नीचे आ रही है, और एक लिफ्ट का रस्सी जो है टूट गया है। 3 कंडीशन है। तो देखिए, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन जो है बढ़ा हुआ महसूस होता है, आपको लगेगा कि आपका वेट ज्यादा है। क्लियर है? जब ऊपर जाएगा तो वजन बढ़ा हुआ लगेगा, जबकि लिफ्ट जब नीचे आएगा तो वजन कम लगता है। ठीक है, कंफ्यूज ना करें। जब ऊपर जाएगा तो वजन बढ़ा हुआ लगेगा। देखिए, कोई चीज आपके पास बढ़ेगा, चाहे आप नॉलेज बढ़ा लीजिए, पैसा बढ़ा लीजिए, तो स्वाभाविक बात है कि आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब टॉप पर जा रहे हैं। ठीक है, वजन कम लगेगा जब नीचे आ रहे हैं। आपका जो लेवल है या आपका जो बैंक बैलेंस है नीचे आएगा तो क्या होगा? कमते जाएगा। और जब लिफ्ट की रस्सी जो है टूट जाए, है ना, तो कहता है तब क्या होगा? तो ध्यान रखिए, सिर ऊपरी दीवार पर लग जाएगा, टकरा जाएगा, माथा फूट जाएगा। 3 कंडीशन, ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहे हैं तो वजन बड़ा महसूस, लिफ्ट में है नीचे आ रहे हैं तो वजन कम, और जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो अपना जो सिर है, माथा, वो ऊपरी दीवार पर जा लगेगा। इसका रीजन है भारहीनता। अब देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। देखिए क्या कहता है, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर चली जाए। ध्यान रखिए, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का यहाँ तक एक लेयर है जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको मान रहे हैं। अब देखिए, किसी भी वस्तु को आप इतने स्पीड से फेंकें कि वह इस लेयर को पार करके यहाँ आ जाए, तो उस स्पीड से फेंकने के लिए आपको इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वस्तु को फेंकना होगा, तभी आप इसको पार कर पाएंगे। अब सवाल देखिए क्या पूछता है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा पर 2.38 होता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी पर 11.2, चंद्रमा पर 2.38। एक रिलेशन देखिए क्या कहता है कि पलायन वेग जो होता है ये कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पलायन वेग जो है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना होता है? √2 गुना होता है। वी escape इज इक्वल टू √2 इंटू वी ऑर्बिटल। आगे देखिए क्या कहता है, केपलर का कुछ नियम है। पहला नियम, सवाल आपसे पूछ लेगा कि केपलर का कौन सा नियम जो है कक्षाओं का नियम कहलाता है। तो पहला नियम जो है ये कक्षाओं का नियम है। इसमें क्या कहता है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घतम वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, गति कर रहा है चारों ओर, ये सन है अपना, जिसके किसी एक फोकस पर सूर्य सदैव विद्यमान रहता है। क्लियर है?
इसको कहते हैं कक्षाओं का नियम। आगे देख लेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, जब सूर्य को ग्रह की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ा जाए, इस तरह से समझते हैं, एक रेखा द्वारा जोड़ा जाए, तो देखिए क्या कहता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे तय किया वो डिस्टेंस जो है यहाँ पर तय करेगा। ध्यान रखिए, इसको कहते हैं क्षेत्रीय नियम। सूर्य को ग्रह की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ दिया जाए तो यह रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। क्लियर है। नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है, तो इसे ध्यान रखिए, इसे कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। इसमें ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है, t प्रोपोर्शनली टू a क्यूब, t स्क्वायर प्रोपोर्शनली टू a क्यूब। जहां पर a क्यूब क्या है तो इसे ध्यान में रखिए, उस दीर्घवृत्त का अर्ध दीर्घ अक्ष है जिसमें ग्रह गति करता है। ये वाला ध्यान रखना है, t प्रोपोर्शनली टू a क्यूब। और t क्या है, तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अगर जो लगा समय है वो ही t है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें क्या है, कहता है यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ते हैं तो वह भी अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कहता है एक भू उपग्रह अब केंद्रीय बल के प्रभाव से, ध्यान रखिए, अब केंद्रीय बल के प्रभाव से अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। ये जैसे मान लेते हैं कोई सैटेलाइट है, ये अपने अक्ष में किस बल से घूम रहा है, अब केंद्रीय बल से। ध्यान रखिएगा। कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उसके खड़े होने पर आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। कई दफा ये प्रश्न पूछा गया है, याद रख लीजिए इसको। लड़की जैसे खड़ी हुई आवर्तकाल कम जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। ठीक है। गर्मियों में ये बढ़ जाते हैं, तेज चलेगा शीत ऋतु में। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है, जो कि हम लोगों ने लिफ्ट वाले में देखा। भारहीनता होगी तभी हमारा सर जाके लगेगा ऊपर वाले से। तो किस स्थिति में भारहीनता होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, न्यूटन से पूर्व ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यह सवाल भी पूछा गया है, न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। अगला सवाल, यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना कर दें, अभी जो मान लेते हैं ये दूरी है, इस दूरी को, ये d है, अगर इसको दोगुना कर दें, 2d कर दें, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो अभी का 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये सवाल कई दफा पूछा गया है। क्लियर है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो सूर्य जो अभी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है वो 1/4 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन से संबंधित इतना महत्वपूर्ण फैक्ट था जो कि हम लोगों ने कवर किया। सारे फैक्ट्स को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और अपने लेवल तक ही इसे हम लोगों ने कवर किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।